तो यहाँ पर हमने बात की कि सर 78 ईयर का ओल्ड का बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी उसकी डिक्रीज है, उसका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना वो सिग्मोइड है, उसके बाद उसकी कोलेजन की इंक्रीज हुआ है, मतलब कि जो कोलेजन की अमाउंट है ना वेंट्रिकल वाल के अंदर वो भी इंक्रीज है। और एक जो नई चीज है जो उसने यहाँ पर मेंशन किया, डेट इज अ ब्राउनिश पेरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस। मतलब कि ये हमारे पास एक ऐसी लिपिड्स लाइक, जहां पे ब्राउनिश का वर्ड आता है ना, ये मोस्टली लिपिड्स आपको ब्राउनिश नजर आते हैं। तो मायोकार्डियल सेल्स के अंदर नॉर्मली ये जो लिपिड्स है ना जिसको हम लिपोफॉस्किन कहते हैं, ये डिपॉजिट होता है। अक्सर बच्चे ना ऊपर वाला उनको समझ आता है कि यार जो बूढ़े होते हैं उनमें कोलेजन भी डिपॉजिट होता है, सिग्मोइड वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हो सकता है, उनकी कैविटी का साइज भी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन ये जो ब्राउनिश पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस, इतना औखा नाम लिखा हुआ ना, ये है सिंपल फैटी। और वो शायद समझते कि शायद ये कोई पैथोलॉजिकल मालिक्यूल डिपॉजिट हो गया, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बंदे की एज ज्यादा होती है ना, जैसे एमाइलोइड आपके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक एज फैक्टर है। तो ये लिपोफॉस्किन हमारे पास एक मालिक्यूल होता है जो एल्डर्स एज के अंदर, जैसे जैसे आप बूढ़े हो गए ना तो आपकी बॉडी में वो बनता रहेगा, वो हर बंदे में बनेगा। अब वो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, आपके हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल चेंज है, ये हर बंदे के अंदर आनी आनी है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कोई भी सिम्टम मेंशन की हुई, कोई सिम्टम नहीं मेंशन की हुई, इसका मतलब है उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं। तो ये था हमारा नॉर्मल एजिंग थी इस पेशेंट। यहाँ पे देखो, नजर आ रहा है ये यंग हार्ट है, लेफ्ट साइड पे देखो यंग हार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है इतनी ज्यादा मतलब कि थिक नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बंदा देखो बूढ़ा, बिल्कुल उसका जो कैविटी का साइज है ना कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेंट्रिकल की वॉल है ना उसमें डिफरेंट चीजें डिपॉजिट हो गई। समझ आ रही है आपको? तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये सारी देखिए नॉर्मल एजिंग की जो जो चेंजेस है ना बच्चे, वो सारी चेंजेस आपने याद रखनी है। ये मैं आपको एक जरूर बात एक जरूर बताऊंगा, ये बात नॉर्मल एजिंग की सारी चेंजेस आपने याद रखनी। ठीक है, तो इसको सब पढ़ लेना। ये देखिए लिखा हुआ है ना, लिपोफोस्किन पिगमेंट, द रिजल्ट ऑफ इनडाइजेस्टेबल बायो प्रोडक्ट ऑफ सब सेलुलर मेम्ब्रेन लिपिड ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन से ना लिपिड्स की ये हमारे पास लिपोफोस्किन बनती है। और ये नॉर्मली क्या करती है, हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर ना, इवन तो लीवर के अंदर भी ये डिपॉजिट हो जाती है। तो ये कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल एजिंग, दैट इज अ नॉर्मल एजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है जी। हाँ जी, फिजियोलॉजिस्ट conducted research on electrical properties of heart muscle, action potential, conducting velocity at four different points within normal cardiac tissue। कि सर एक कार्डिक टिश्यू है ना, आपका एक हार्ट का उन्होंने टिश्यू लिया है, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ना उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैयर किया। क्योंकि आपको पता है आपके हार्ट जो कॉन्टेक्ट करें उनको पीछे से जो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्लड जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जैसे आपका एस और ए बी नोड है, आगे उसे बंडल ऑफ हीज बनता है, फिर राइट बंडल ब्रांच, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकंजी फाइबर्स। ये सारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है ना जो मायोकार्डियम को कॉन्टेक्ट करती है, वो कह रहा है वो हमने क्या किया, 4 पॉइंट से उसका एक्शन पोटेंशियल लिया है। क्योंकि उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। दी रिसर्च एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्शन मीटर्स पर सेकंड आर एज फॉलोज। तो वो ये कह रहा है कि हमने ना डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो स्पीड ऑफ कंडक्शन थी ना वो देखी है। अब आपको पता है कि जो आपकी स्पीड ऑफ कंडक्शन है ये एवी नोड के अंदर कम होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल के अंदर कम होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन आपके हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट होती है। जैसे उसने बताया कि जो स्पीड है ना पॉइंट 1 के ऊपर वो है 0.05 मीटर पर सेकंड। कि जो 1.1 था ना, वहां पर जितनी स्पीड से न्यूरॉन्स इम्पल्सिस को कंडक्ट करवा रही थी ना, या स्पीड ऑफ जो कंडक्शन थी, वो हमारे पास सिर्फ 0.05 थी। मतलब कि मीटर से कितना बहुत ज्यादा कम है। ये है 0.05 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि भाई कोई ऐसे एरिया की, ये पॉइंट 1 में उसने कोई ऐसा सेल लिया है आपके हार्ट से जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा कम है।
वो इतनी कंडक्शन नहीं करवाता। नेक्स्ट है पॉइंट टू, 0.3 मीटर पर सेकेंड। फिर जो उसने दूसरा पॉइंट लिया ना आपके हार्ट के मसल के या आपके हार्ट के किसी भी सेल का, और उसकी उसने कंडक्शन देखी, तो वो थी 0.3 मीटर पर सेकेंड। कि 1 सेकंड के अंदर 0.3 है, मतलब अभी देखो हाफ मीटर से भी कम कंडक्शन हो रही है। फिर उसने लिया पॉइंट 3, वहां पर थी 1.1 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने लिया पॉइंट 4, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छी कंडक्शन थी, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लोकेशन विच मोस्ट लाइकली correspond टू द ऑर्डर ऑफ पॉइंट 1 2 3 4, एबी का मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये कह रहा है कि भाई आपने बताना है कि ए पॉइंट आपके हार्ट का कौन सा टिश्यू उसने लिया था, पॉइंट 2 में कौन सा लिया है, पॉइंट 3 में कौन सा लिया है, पॉइंट 4 में कौन सा लिया है। तो पॉइंट ए का मतलब है कि जहां पर स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होगी, पॉइंट 2 का मतलब है जहां पर स्पीड ऑफ कंडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी, पॉइंट 3 का मतलब है कि जहां पर स्पीड ऑफ कंडक्शन मतलब कि 2 से ज्यादा होगी, 1.1 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट 4 का मतलब है कि जहां पर स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि आपके हार्ट का कौन सा ऐसा सेल या टिश्यू हो सकता है जहां पर जो कंडक्शन है ना वो कम होती है, या वहां पर थोड़ी देर के लिए कंडक्शन मोस्टली गायब भी हो जाती है, होती नहीं है कंडक्शन वहां पर। एवी नोड के साथ थोड़ी मतलब रुकती है कंडक्शन। हाँ ऐसे नोड से बिल्कुल, एवी नोड। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, जो आपका एवी नोड होता है ना, एवी नोड के अंदर स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे कम होती है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है वो भी नहीं हो सकती, डी और ई ये तीन ऑप्शन तो पहले पॉइंट के ऊपर ही निकल गई है। फिर बात आती है आगे ऑप्शन बी और सी की। तो दूसरे नंबर पर है 0.3। तो क्या 0.3 फास्टेस्ट है आपका? जी डॉक्टर साहब, जो स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे फास्ट होती है वो कहाँ पर होती है? सर ऐसे नोड में ज्यादा होती, मतलब ऐसे तो पहले से वो सुपर एक्साइट होता है, उधर से एवी नोड में कुछ रुकते हैं, फिर सर वेंट्रिकल की मसल में आएगी। हम्म। तो जो सबसे ज्यादा कंडक्शन की स्पीड होती है ना, जहां पर हार्ट मतलब कि बड़ी स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आपके पास होते हैं जहां पर परकंजी फाइबर्स होते हैं। जिस एरिया में परकंजी सेल्स होती है ना, जो लास्ट आपके जो देखा आपने पढ़ा होगा ना, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, चलो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा बेसिक के अंदर। तो उसका जो लास्ट है ना परकंजी फाइबर्स, वो सबसे ज्यादा वहां पर न्यूरॉन की स्पीड होती है, उधर से बड़ी जल्दी से मैसेज जाता है कि चल भी वेंट्रिकल को कॉन्टेक्ट कर। तो जो ऑप्शन बी है ना जहां पर उन्होंने लिखा हुआ परकंजी सिस्टम, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि परकंजी सिस्टम हमारे पास फास्टेस्ट सिस्टम होता है। तो बी ऑप्शन भी आपने निकाल देंगे यहीं से। अब सी को देखते हैं। सी के अंदर क्या है कि भाई सबसे ज्यादा कंडक्शन कम जो है वो एवी नोड में, उससे थोड़ी सी ज्यादा है वेंट्रिकुलर मसल में। फिर हमारे पास जो एटीएल मसल है उसमें थोड़ी सी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। फिर जो परकंजी सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो एवी नोड और परकंजी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हम ऑप्शन सी लगाते हैं। चलिए जी डॉक्टर साहब, ये जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना, कि आपकी न्यूरॉन्स की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार एक बिजली की वायर है, मैंने अपने कमरे में लगाई हुई है, तो अब कमरे की चारों दीवारों पर मैं देखूंगा कि जो करंट है ये राइट वॉल के ऊपर करंट की क्या स्पीड है, कितनी कंडक्शन हो रही है करंट की, कितनी स्पीड से करंट जा रहा है। आपने देखा होगा ना अक्सर, अगर ये जो हमारे पास बाहर मीटर सा लगा होता है, क्या इसको कहते हैं, कंट्रोलर जो होता है जिसके ऊपर 220 230 240 हमें करंट शो हो रहा होता है, ठीक है, कि इतने वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं, तो वो वोल्टेज वैरी करते हैं ना, कभी 220 कभी 240 कभी 230 होते हैं। तो इसी तरह कुछ जैसे स्विच की अगर एग्जांपल है या कुछ हम अडोप्टर्स की बात करें, तो हर किसी के अंदर जो कुछ स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है करंट की वो डिफरेंट होती है। तो आपके हार्ट के अंदर भी ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, आपका ऐसे एवी नोड, ये इसको मैं कहता होता हूँ कि ये आपके हार्ट के अंदर वायरिंग हुई हुई है। जैसे हम घर की वायरिंग करते हैं ना, तो आपके हार्ट की वायरिंग ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम करता है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की भी जाहिर बात है, जो कंडक्शन है किसी एरिया में ज्यादा कंडक्शन होगी, स्पीड ऑफ कंडक्शन की ही एरिया में स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे कम होगी। तो जैसे उन्होंने बड़ा प्यारा यहाँ पे लिखा हुआ देखो, दाऊद गौर करो, कार्डिक टिश्यू कंडक्शन वेलोसिटी सबसे फास्ट कहाँ पर है, जो उन्होंने ऊपर बनाया हुआ है ये खरगोश बनाया हुआ है,
वो है परकंजी सिस्टम। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना न्यूरॉन के लास्ट पे जो जाके बनते हैं, उनमें जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे उन्होंने कहा कि फास्टेस्ट आपका रैबिट होता है, तो परकंजी सिस्टम सबसे फास्ट है। उससे स्लो जो होता है वो है एट्रियल मसल। उससे स्लो कंडक्ट होता है वेंट्रिकुलर मसल को। सबसे स्लो होता है आपका ये कछुआ बनाया हुआ जिसको एबी नोड कहते हैं। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन भी बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन कहाँ पर होगी, चलिए आप मुझे बताइए। एक एक दफा मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। परकंजी सिस्टम पे सर। हम्म। फिर एट्रियल मसल, फिर वेंट्रिकल, फिर सबसे मतलब कम एवी नोड पे होगी सर। हाँ, देखो हमने ऑप्शन को कैसे निकाला है कि हमें पता है सबसे कम कहाँ पर होती है, एबी नोड के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, परकंजी सिस्टम के अंदर। और बाकी एट्रिया और जो वेंट्रिकल है, मतलब कि एट्रिया में वेंट्रिकल से ज्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन है और वेंट्रिकल की उससे कम है। ठीक है। तो क्या हम कहेंगे, सर फास्टेस्ट परकंजी सिस्टम, स्लोएस्ट एबी नोड, और फिर एट्रिया और फिर वेंट्रिकल। हाँ जी डॉक्टर दाऊद, आप रिपीट करें एक दफा। ये जो सामने लिखा हो कि सर फास्टेस्ट कंडक्शन कहाँ पर है। और फास्टेस्ट कंडक्शन जो परकंजी सिस्टम में होता है, फिर एट्रियल मसल में, फिर वेंट्रिकुलर मसल में, फिर एवी नोड में, सबसे सबसे स्लो एवी नोड में होता है। हाँ, अब देखिए एबी नोड के अंदर कंडक्शन स्लो होने का मकसद भी है। अगर आपका एट्रिया और वेंट्रिकल सेम टाइम पे कंडक्ट कर जाए, तो क्या एट्रिया से ब्लड आपके वेंट्रिकल में आ सकता है। मुझे आप कॉमन सेंस बताएं एक जरा, कि अगर जो एट्रियम है ऊपर वाले, आपको पता है ना एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है तो ब्लड वेंट्रिकल में आता है ना, ये बातों का तो हमें पता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स है वहां पर ब्लड जाते हैं। तो अगर एट्रिया और वेंट्रिकल सेम टाइम पे कंडक्ट करें, तो हमारे पास ब्लड तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आएगा ही नहीं। क्योंकि वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बंद हो जाएंगे, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है वो पीछे पल्मोनी वेन्स के अंदर ऐसे और एवी नोड में उसमें स्पीरे वेना के और इंफीरियर वेना के में ब्लड फेंक दें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले आपकी जो नर्व न्यूरॉन्स हैं वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि वेंट्रिकल से रिलैक्स हो जाए। जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ऊपर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इस दौरान आपको थोड़ा सा वक्फा चाहिए था ना, कि जब एट्रिया कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हो जाए। थोड़ा सा आपको वक्फा चाहिए होता है। तो वो वक्फा आपका एवी नोड देता है, क्योंकि एवी नोड में कंडक्शन कम हो जाती है। जब कंडक्शन कम होती है वेंट्रिकल से रिलैक्स हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होती है, न्यूरॉन्स हाईली कंडक्शन प्रोवाइड करती हैं आपके वेंट्रिकल्स को विद द हेल्प ऑफ परकंजी सिस्टम। तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये फिजियोलॉजी को भी हम छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दिस फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। कि पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया होगा, तो उसके ऊपर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग नजर आई हुई, तो वो अब आपको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो क्यों फिजिकल फाइंडिंग आई है। 64-year-old man presents to the office with chest discomfort. 64 years old male man presents to the office with chest discomfort and mild shortness of breath that started 1 hour ago after an argument with his wife. हाँ जी, अब जैसे वाइफ है तो चलो हम स्टूडेंट यहाँ पर जाएंगे बैठे होते हैं, तो जो आजकल की कॉमन कन्वर्सेशन है, लड़का लड़की भाई रिलेशनशिप में है, तो अब किसी भी वजह से क्या हुआ, अभी लड़की वो लड़के ने लड़की को कहा भाई एनआरई देना है तो तू नम्स मेडिकल अकेडमी ज्वाइन कर। लेकिन वो कहती कि नहीं मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, मेरी तो शादी हो जानी, मेरा फ्यूचर वैसे ही सिक्योर है। तुम बस नम्स को ज्वाइन करो और तुम यूएसएमएल क्रैक करो। ये बात सुन के हमारे भाई क्या है, जज्बाती हो जाते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, इनकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़का कह रहा है तू नम्स ज्वाइन कर, लड़की कह रही है नहीं मैं नहीं कर रही, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मेरे पास वो मैंने इतने कंसेप्ट लेने ही नहीं। तो इस वजह से लड़का उसके साथ गुस्सा हो जाता है। जैसे वो गुस्सा होता है, 1 घंटे बाद उसको क्या हो जाती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है लड़के को। ही हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। अब लड़के के अंदर क्या क्या, उसको पहले ही बेचारा 64 साल का जो मेल है, तो उसमें पहले डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन है। अब मुझे आपने पहले बताने में, आगे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ।
हाइपरटेंशन होने से हार्ट में क्या चेंज आ सकते हैं जी डॉक्टर अदनान? पेशेंट को हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन की वजह से उसमें हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट में क्या चेंज आ सकती है लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल में सर, तो सर जी ये मतलब ज्यादा ब्लड पंप करेगा जब हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। हाँ, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को, जिसकी वजह से लेफ्ट एग्जैक्ट, वेंट्रिकल की क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रॉफी हो जाती है सर। हाँ, तो वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरफ भी जो मेल है ना वो जा सकता है। अक्सर हाइपरटेंशन वाले जो लोग होते हैं वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा लगा लगा जोर, उसकी क्या हो जाती है? डायलेशन हो जाती है, मतलब हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो हाइपरट्रॉफी होगी तो वो रिलैक्स होना कम हो जाएगा, रिलैक्स कम होना शुरू हो गया तो इट कैन लीड टुवर्ड्स अ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे बताया। यहाँ पे देखते हैं क्या है। डॉक्टर साहब, उसका ब्लड प्रेशर है 180, उसकी हार्ट रेट है 100। हमने क्या किया? हमने एन ईकेजी टेकन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट शो नो साइंस ऑफ एक्यूट इस्कीमिया। जब हमने भाई उसकी ईसीजी करवाई तो कोई हमें चेंज वगैरह नजर वहां पर नहीं आई। कार्डिक ऑस्कल्टेशन इन द लेफ्ट डिक्यूबाइटस पोजीशन ऑन फुल एक्सपायरेशन रिवील्स अ प्री सिस्टोलिक साउंड। तो हमने क्या किया भाई, उसको लेफ्ट साइड की तरफ लेटाया। लेटाने के बाद हमने क्या किया कि उसको कहा फुल एक्सपायरेशन का। जब हमने फुल एक्सपायरेशन उसने की तो हमें एक प्री सिस्टोलिक साउंड हमें वहां पर सुनाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दिस फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग? तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग आपको सुनाई दी है, जो आपको प्री सिस्टोलिक, सिस्टोल से पहले आपको मरमर एक सुनाई दे रहा है, उसकी रीजन क्या हो सकती है? हाँ जी। क्या इसका पेपिलरी मसल डिसफंक्शन हो सकती है? क्या इस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है? क्या इसको इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड हो सकता है? क्या इसको अयोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है? क्या इसको मिट्रल लीफलेट फ्यूजन या फिब्रोसिस हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आपका? पेपिलरी मसल डिसफंक्शन होगा तो पेशेंट को अयोटिक रिगर्गिटेशन और मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है ना। तो मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से तो फिर पेशेंट को ये था कि सिस्टोलिक मतलब कार्डिक आउटपुट कम होनी चाहिए थी इसकी। आगे है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है इसी ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर है। इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड, नहीं प्रीलोड नहीं इंक्रीज हो सकता, हाइपरट्रॉफी प्रीलोड कैसे इंक्रीज हो गया? अयोटिक रिगर्गिटेशन, अयोटी रिगर्गिटेशन में होलोसिस्टोलिक मरमर हमें सुनाई देना चाहिए था। अब आती है बाद में मिट्रल लीफलेट फ्यूजन के ऊपर, फाइब्रोसिस के ऊपर, तो वहां पर आपको मिट्रल स्टेनोसिस होनी चाहिए। जी, क्या ख्याल है आपको? ऑप्शन सी लगाएं या फिर इसका ई लगाएं? पेशेंट हाइपरटेंसिव है। सर जी डॉक्टर हाइपरट्रॉफी हो अदनान। सकती है, हाइपरट्रॉफी में भी सर, क्योंकि हाइपरटेंशन हाइपरट्रॉफी। है उसको। हम्म। डॉक्टर ओहो, क्या लगा दिया? सही लगा दिया था। हाइपरट्रॉफी ऊपर सर। जी जी। तो देख लें डॉक्टर साहब हमने कैसे निकाला क्वेश्चन को, क्योंकि कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट हमें क्या था कि सर पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हमारे पास पेशेंट को हाइपरट्रोफी हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक गया है, उसकी वॉल्व मोटी हो गई है बेचारी। अब जब भी आपके पास बच्चे हाइपरट्रोफी होती है ना, या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कौन सी साउंड सुनाई देती है? S2, S3, S4। सिस्टोलिक में पहले बता दिया, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है। लिख लें, जब भी आपके पास सिस्टोलिक मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। उसमें S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है। डायास्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से आपको ये जो प्री सिस्टोलिक साउंड, या जिसको हम S4 साउंड कहते हैं, ये आपको डायास्टोलिक हार्ट फेलियर में साउंड सुनाई देती है, जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। तो यार क्या क्वेश्चन बना हुआ है अदनान, ये देखो। हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफी हुई। हाइपरट्रॉफी की वजह से आपको पता है वो रिलैक्स नहीं करेगा, उसका प्री लोड भी उसके अंदर कम होगा। और जब वो रिलैक्स नहीं करेगा तो वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है पेशेंट को। जब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है ना, तो उसके अंदर हमें S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो आई लाइक दिस क्वेश्चन, ये स्टेप 2 के अंदर भी काफी दफा पूछा गया। ठीक है,
तो ये जो आज वाले 5 क्वेश्चन है ना, इनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको कहूंगा अगर आप 2 दफा भी सुनोगे ना तो वो भी कम होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं। हमने मिट्रल वाल्व फ्यूजन देखें, लास्ट पे जो उन्होंने मिट्रल लीफलेट फ्यूजन फाइब्रोसिस में कहा मिट्रल स्टेनोसिस, वही मैंने आपको कहा ना, जहां पर फाइब्रोसिस होगी वहां पर थिकनेस स्टेनोसिस होती है। अयोर्टिक रिगर्गिटेशन का हमें मरमर पता है कि अयोर्टिक रिगर्गिटेशन के अंदर डी क्रिसेंडो मरमर सुनाई देता है, तो वो ये मरमर ही नहीं था, ये प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड था आपके पास से। तो एस फोर हार्ट साउंड इज बेस्ट हर्ड नियर द कार्डिक एपिक्स at the point of maximal impulse when the patient in the lateral decubitus position। अब lateral decubitus position क्या होता है, अब आप मुझे बताएं। ये क्योंकि ये लफ्ज बहुत ज्यादा दफा यूज होना है, लेटरल डिकोबाइटस पोजीशन। मतलब सर के करवट के ऊपर, लेफ्ट साइड की करवट। मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ इसकी ना, तो ये देखें, क्योंकि अक्सर जिनको अयोर्टिक रिगर्गिटेशन या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है ना, उन लोगों को अंदर हम ये वाली पोजीशन करवा के ना उनके हार्ट साउंड सुनते हैं, तो चूंकि वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो ये एक लेफ्ट साइड की तरफ ना आप उसको लेटा देना। तो ये चीजें आपने इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है। तो आज के लिए यही था टॉपिक, बाकी इंशाल्लाह हम आपको क्लिनिकल की और बेसिक की नेक्स्ट क्लास होगी, वो बेसिक की होगी, उसके अंदर आपको मिलेंगे। आज हम हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी